आपके अपने YouTube चैनल खबर समाचार में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भाजपा के साथ ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी अपनी तैयारियों को गति प्रदान करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट व प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की धनेरू के असलाव ताल में आयोजित सभा के बाद आगामी 7 मार्च को RLP सांडवा में किसान व युवा आक्रोश रैली का आयोजन करने जा रही है। रैली को RLP के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल संबोधित करेंगे। रैली से पहले खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल व RLP प्रदेशाध्यक्ष पुखराज गर्ग ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली तथा गांव में जनसंपर्क कर अधिक से अधिक लोगों को आक्रोश रैली में आने का न्योता दिया। बैठक से पहले आयोजित पत्रकार वार्ता में खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल ने केंद्र व राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए दोनों ही सरकारों को महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया तथा केंद्र सरकार को 3 काले कृषि कानून वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि 200 किसानों की शहादत के बाद भी केंद्र सरकार के कानों पर जोर नहीं रेंगना लोकतंत्र की हत्या के समान है। इस दौरान विधायक नारायण बेनीवाल, प्रदेशाध्यक्ष पुखराज गर्ग, मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी, जिला अध्यक्ष मदनलाल ढाका, बीकानेर जिला अध्यक्ष दानाराम घिंटाला, प्रदेश प्रवक्ता विवेक मात्रा, ओसिया विधानसभा क्षेत्र के डॉक्टर श्रवण चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष विद्याराव, समाजसेवी सीताराम चौधरी का, बिदासर तहसील अध्यक्ष विजयपाल गोदारा, भगवानाराम, हरिराम ओड़ा, हाकमली जोधा, कैलाश महिला, सरोज नायक, आशिफ रायन, पूर्णाराम फौजी, हनुमान ढाका, भगवानाराम महिला, जगदीश प्रसाद, भंवरलाल लेगा, कालूराम भैया, बजरंग प्रजापत, सुखाराम, मौराराम दुसाद, गणपतराम भागीरथ सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं बैठक का संचालन एडवोकेट त्रिलोक चंद मेघवाल ने किया। तो आइए देखते हैं खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल व प्रदेशाध्यक्ष पुखराज गर्ग ने क्या कहा। देखिए, सुनते हैं। हमारे सुप्रीमो हनुमान जी ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया था कि हम प्रदेश के चारों जो उपचुनाव है जिसमें इस प्रदेश की जनता जो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से त्रस्त है। आज यदि हम केंद्र सरकार की बात करें तो तीनों कृषि कानूनों, जिनको मैं काला कानून कहूँगा, उसको लेके और पूरे देश के अंदर किसान सड़कों पे 200 से ज़्यादा लोगों ने शहादत दे दी। लेकिन 200 लोगों की शहादत के बावजूद केंद्र सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगना कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या की ओर इंगित कर रहा है। प्रदेश के अंदर भी जो बजट आया, आंकड़ों के मोह जाल के अंदर मीडिया के माध्यम से सरकार ने बड़ी बड़ी बातें पेश करने का प्रयास भी किया, लेकिन मीडिया के अंदर ये भी आया कि पिछला जो बजट मुख्यमंत्री जी ने जो पेश किया था उसमें आज भी 70% जो योजना है उनमें काम शुरू नहीं हुआ। बजट की 70% से ज़्यादा राशि जो है वो अभी इनसे खर्च नहीं हुई। तो युवाओं और किसानों के अंदर ज़बरदस्त आक्रोश है दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को लेके। प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस ने जो सबसे पहले जो कर्ज माफ़ी का वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर हम संपूर्ण कर्ज माफ़ी करेंगे, बेरोजगारी बता देंगे, लेकिन इसके बावजूद इसके अलावा जो टोल टैक्स की बात थी, जो हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल की जो 5 ओंकार रैलियाँ थी उसमें हमारा मुख्य एजेंडा था। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने स्टेट रोड्स को टोल मुक्त किया था, लेकिन ये सरकार आते ही वापस टोल शुरू हो गया। तो टोल मुक्ति की बात भी हमारा मुख्य मुद्दा। उसके अलावा आज आप देख रहे हैं देश के अंदर पेट्रोल डीजल और विशेषकर राजस्थान की यदि हम बात करें तो यहाँ देश के अंदर सर्वाधिक प्राइस जो है वो पेट्रोल डीजल की राजस्थान के अंदर है। आम व्यक्ति की जेब सरकारें काट रही है। सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि कैसे ही करके रेवेन्यू जो है, जो आम उपभोक्ता की जेब से हम कैसे निकालें, है ना, देश को आगे ले जाने की बात ये करें, लेकिन आम व्यक्ति पे, चाहे आप देखिए गैस की सब्सिडी की बात सरकारें बड़ी बड़ी करती रही, लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि सब्सिडी नाम की जो चीज़ जो केंद्र सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट DBT के माध्यम से जो शुरू की थी वो भी बंद हो गई। और सरकार की ये मंशा है कि गैस, जो घरेलू गैस का सिलेंडर जो है वो भी थोड़े दिनों बाद आपको 1000 रुपये में नजर आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि पेट्रोल डीजल की बात जो यदि हम करें तो 3 अंकों के अंदर चला गया, 100 रुपये के लगभग रेट हो गई। हरियाणा, दिल्ली की यदि बात हम करें तो वहाँ 10-11 रुपये पेट्रोल डीजल यहाँ से सस्ता है। तो सरकार को भी टैक्स में कहीं ना कहीं कटौती करके या जो सेस जो लगा रही है इनके अंदर कटौती करके और
पेट्रोल डीजल के दाम कम करने चाहिए। अभी जो उपचुनाव, जो सुजानगढ़ में भी उपचुनाव है, यहाँ के प्रत्याशी मास्टर भंवरलाल जी का स्वर्गवास हो गया था, तो यहाँ भी आरएलपी पार्टी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़ेगी। आज हम लोग जो युवा आक्रोश रैली जो है 7 तारीख को सांडवा के अंदर, उसको लेके और हम लोग यहाँ हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पुखराज जी गर्ग और मेड़ता के विधायक इंदिरा जी बावरी और हमारे जिलाध्यक्ष जी भी बैठे हैं, बीकानेर के जिलाध्यक्ष जी भी आए हुए हैं। हम सब लोग मिलके और युवाओं के अंदर जो आक्रोश है सरकार के प्रति, उसको सरकार का ध्यान जो है उसकी ओर आकर्षित करने का हम पूरा प्रयास करेंगे इस चीज़ को लेके। और आज आप लोगों से हम रूबरू हुए हैं। देश के अंदर कृषि, कहने को तो कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज किसान की क्या हालत है, जगह जगह आत्महत्याएं करना। मैं तो ये कहता हूँ, यहाँ विधानसभा में हमने मांग की कि कहीं ना कहीं हम जल्दी एक जनहित याचिका भी दायर करेंगे कोर्ट के अंदर के राष्ट्रीय दलों के घोषणा पत्र के अंदर ये एक रोक लगनी चाहिए। चुनाव होने से पहले बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, उसके बाद उन वादों पे सरकारें खरा नहीं उतरती और लोगों का आक्रोश झेलना पड़ता है। कई आप देख रहे हो नौकरियों के लिए 5 लाख नौकरी का वादा किया, अभी बजट के अंदर 50,000 नौकरियों की इन्होंने घोषणा की, लेकिन नौकरियों में भी आप लोग देखो आरपीएससी जैसी संस्था जो देश के अंदर राजस्थान की जो आरपीएससी जो है उसका सर्वोच्च स्थान हुआ करता था, लेकिन आज हालात क्या है, पेपर आउट हो रहे हैं, नकल गिरोह बन गए इस प्रदेश के अंदर। कर्मचारी चयन आयोग में जो अध्यक्ष को अभी हटा के दूसरे को बनाया है, उसके अंदर ऐसी कोई भर्ती नहीं जिसके अंदर पेपर आउट नहीं हुए हो। तो पेपर आउट होना या भर्तियां जो है कोर्ट के अंदर लंबित हो जाना, तो युवाओं के युवा इसको लेके बड़ा आक्रोशित है। उसके अलावा यहाँ बिजली के कनेक्शन, जबरन ट्रांसफार्मर उतारना, बड़ी बड़ी वीसीआर भरना, और बिजली की जो दरें, एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम बिजली उत्पादन के अंदर देश के अंदर प्रथम पायदान की ओर जा रहे हैं, तो जब आप प्रथम पायदान की तरफ जा रहे हो और पीक आवर्स में आप 1-1.5 रुपये प्रति यूनिट सरकार लोगों से बिजली खरीद रही है, विद्युत कंपनियां, और 12-13 रुपये प्रति यूनिट लोगों को बेच रही है, और घाटा जो है विद्युत कंपनियों का, ये सब जो खरीद है, जो सामान की खरीद के अंदर इतने बड़े घोटाले पहले भी होता है। विद्युत कंपनी आज भी यही काम कर रही है, कभी एफआरपी के नाम पे, कभी सेग्रीगेशन के नाम पे, और नए नए प्रोजेक्ट अधिकारी लोग लेके आते हैं, और सत्ता के शीर्ष पे बैठे लोगों को इन चीज़ों की जानकारी नहीं है। प्रदेश के अंदर अफसरशाही इतनी हावी है, जीरो टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री जी करते हैं विधानसभा के अंदर, लेकिन प्रदेश के अंदर एसपी और कलेक्टर रिश्वत लेते पकड़े जाना, और दो जब सीएम की विसी हो रही है जीरो टॉलरेंस पे, और उसी समय 2 एसडीएम 10-10 लाख की रिश्वत लेके रंगे हाथों पकड़े जाना, ये प्रदेश को किस दिशा में ले जा रहे हैं, ये आप खुद भी इसके अंदर सोच सकते हैं। मैं प्रदेश के युवाओं से, आप मीडिया के माध्यम से भी ये मैं प्रदेश के युवाओं से आह्वान करूंगा। आप विधानसभा में आपने क्वेश्चन उठाया था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कुछ नहीं दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दिया क्यों नहीं गया, हम लेंगे। हमारी विधानसभा के लोग भी तो टैक्स बजट में दिए हमें। एक कॉलेज मिला है और एक सीएससी हमें मिली है। तो नागौर की उठाई हुई आपने? कई जगह नहीं मिला, वो तो वहाँ के जो लोकल। अभी आपने बिजली की बात की है, तो बिजली की दरें जो बढ़ी है और कोरोना संकट के समय किसानों के लिए ये काफ़ी समस्या थी, क्या आपने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया कभी? बिल्कुल, देखिए विधानसभा में हमने एक विधेयक को 100% उठाने का अधिकार है, लेकिन वो धीरे धीरे लॉटरी के हिसाब से आते हैं। अभी इसके ऊपर लगा नहीं, बाकी स्थगन और जो 295 के माध्यम से हमने ये मांग भी विधानसभा के अंदर उठाई है। और हम तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल, वो तो हमेशा ही इन सब मुद्दों को लेकर लड़ते हैं, और हमारी पार्टी तो किसान और जवान के आशीर्वाद से नई पार्टी बनी है, और प्रदेश की पहली स्थानीय राज्य स्तर की पार्टी है जिसको मान्यता मिली। बहुत बड़ा संघर्ष युवा साथियों ने किया है, और युवाओं कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता क्या ये किसान आंदोलन है जो ठंडा पड़ गया है? नहीं, ऐसा कोई मैं इसमें नहीं समझता। आंदोलन ठंडा पड़ने की बात नहीं, आंदोलन जारी है, क्योंकि अब इन्होंने पूरे किसानों को जगाने का ये लोग काम कर रहे हैं। और हमने पहले भी हमारे सुप्रीमो ने कहा कि चूंकि किसान संगठन जो है वो गैर राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत उन्होंने की, पंजाब से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, और हमने भी हमारे झंडे के साथ पूरा जो संयुक्त किसान मोर्चा है
उसको, उस आंदोलन को हमने, किसानों के आंदोलन को सपोर्ट किया। शाहजहाँपुर बॉर्डर पे हम हज़ारों की तादाद में गए और आज भी हमारा धरना वहाँ जारी है और हम किसानों के साथ थे, हैं और रहेंगे। और जब तक ये तीनों कृषि कानून जो बनाए हैं केंद्र सरकार ने, इनकी वापसी नहीं होती तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। 300 किसानों की इस आंदोलन में मौत हो चुकी है, सरकार टस से बस नहीं हो रही है, क्या कहेंगे? किसानों की इतनी लापरवाही आज तक हुई है इस देश में? देखिए, ये सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही की संज्ञा मैं दूंगा, लेकिन ये मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आप भी किसानों के पक्ष में सही जो जानकारी है उनको आम व्यक्ति तक पहुँचाएँ, क्योंकि सरकारों में बैठे लोग जो है वो हमेशा, ये इतिहास गवाह रहा है इस बात का। क्योंकि अब जो आप देख रहे हो कि निजीकरण की तरफ देश बढ़ रहा है, सारी जो पब्लिक सेक्टर की जो उद्योग जो थे उनको कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान शब्द को ख़त्म करने की बहुत बड़ी साजिश जो है और कॉरपोरेट घरानों के साथ मिलके और सरकार कर रही है, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने मूल्य आधारित और विचारधारा आधारित राजनीति की है। उनको ये लगा पहले, चूंकि एक 370 की एक कई ऐसे मुद्दे जो थे, जो राष्ट्रवाद का मुद्दा जो आगे था, उसमें आम व्यक्ति की, भारत का आम व्यक्ति जो है वो कश्मीर के अंदर आतंकवाद से और दूसरे लोग जो पूरे देश के अंदर जो हो रहे थे राष्ट्रद्रोह के मामले, उनको लेकर कहीं ना कहीं आम व्यक्ति के अंदर पीड़ा थी। और मोदी जी के भाषणों के अंदर एक आम व्यक्ति ने ये पहले सोचा कि भाई एक राष्ट्रवाद की भावना पनपी। हम भी, हमारे सुप्रीमो जो है वो 370 और ऐसे कई ऐसे मामले थे जिनमें सरकार के साथ सबसे आगे की पंक्ति में खड़े मिले। लेकिन चूंकि किसान और जवान ही हमारी ताकत है और किसानों के साथ ऐसा व्यवहार करना उनको नागवार गुजरा और उन्होंने गठबंधन ही नहीं, मंत्री पद तक ठोकरें मारने का, आप हनुमान जी के बारे में सब जानते हो कि वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहा हूँ, सत्ता प्राप्ति मेरा मकसद नहीं है, मैं व्यवस्था परिवर्तन चाहता हूँ। कि आदमी, गांव का गरीब व्यक्ति यदि एसडीएम ऑफिस, कलेक्टर या एसपी के वहाँ जाए तो उसको सम्मान मिले और उसको न्याय मिले। इन सब मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी के प्रति युवाओं और किसानों ने जो हमें समर्थन मिल रहा है, जो प्यार प्रेम और आशीर्वाद जो मिल रहा है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखें और इन तीनों कृषि कानून जो है उनके खिलाफ हम गठबंधन से बाहर आए। सर, भारत में देश नहीं बिकने दूंगा नारा कितना सार्थक हो रहा है? वो तो आप ही देखो कितना सार्थक हो रहा है। देखिए, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होने वाला। अब 70 साल जो है वो बातों में गुजर गए। अब हमें धरातल पे कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा और हमें सही में सोशल ऑडिटिंग की यदि हम बात कर रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की, हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो सरकार में जो हमारे मुनीम, जो जनप्रतिनिधि जो बनता है वो जनता का नौकरी का है, तो उससे हम सालाना हिसाब भी लें उससे कि आप लोग क्या कर रहे हो। इसकी कमी रही आज तक, तब ये हालात हुए इस देश के। आज बड़े बड़े जो औद्योगिक, हमारे जो कॉरपोरेट लोगों को देते जा रहे, रेल भी निजीकरण हो गया, कई जगह एयरलाइन का निजीकरण हो गया, टोल से रोडें बनने, पीपीपी मॉडल पे रोड बनने लगी। तो अब आप एक तरफ रोड टैक्स भी ले रहे हो, जब कोई गाड़ी खरीदता है तो 10% वो रोड टैक्स भी के रूप में जमा करा रहा है, वो टोल भी दे रहा है। तो दोनों कानून इस देश में कैसे चलेंगे, ये बड़ा चिंता का विषय। और आरएलपी पार्टी पुरजोर तरीके से ऐसे मुद्दों पे हमेशा जनता के साथ पहले भी खड़ी रही और आगे भी खड़ी रही। अभी 3 तारीख को जयपुर के अंदर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान जी बेनीवाल साहब ने जो पीसी की थी, उसमें ये डिसीजन लिया था वही चारों विधानसभा जहाँ उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी। पार्टी की जो नीतियाँ हैं, राजस्थान टोल मुक्त हो, बिजली फ्री हो, किसान की संपूर्ण कर्ज माफी हो, ये जो मुद्दे हैं इस मुद्दों पे, और बेरोजगारों को रोजगार मिले और रोजगार नहीं दे सके तो उनको बेरोजगारी भत्ता मिले, ये हमारे पार्टी के मुख्य एजेंडा रहेंगे। और अभी किसानों की जो बात चल रही है, किसानों के विरोध में
केंद्र सरकार ने 3 काले कानून बना दिए। उसमें हमारी पार्टी किसानों के साथ है। हमारे राष्ट्रीय संयोजक हनुमान जी बेनीवाल साहब ने इन तीनों काले कानूनों के किसानों के पक्ष में एनडीए से नाता तोड़ दिया और तीनों कमेटियों से भी उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। दूसरे जो अभी कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस ने भी बजट के अंदर, वैसे कांग्रेस 70 साल में से 50 साल कांग्रेस का राज रहा, लेकिन किसानों के लिए कोई मजबूत नीतिगत कोई फैसले नहीं ले पाए, किसानों के लिए कोई बड़ी नीति नहीं बना पाए। एमएसपी जिसकी बात कर रहे हैं, किसान अभी एमएसपी की डिमांड भी कर रहे हैं। एमएसपी की सरकार भी बात कर रही है, अभी हम एमएसपी पे किसानों की खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि एमएसपी पे खरीदारी सिर्फ 4% हो रही है। 96% किसानों की एमएसपी पे खरीदारी नहीं हो रही है। और कांग्रेस सरकार ने, पिछली सरकार ने जो किसानों को राहत देने के लिए 833 रुपये की एक सब्सिडी दी थी कृषि उपभोक्ताओं के लिए, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उस सब्सिडी को बंद कर दिया था। साल भर किसी तरह की कोई सब्सिडी नहीं दी और अभी बजट के अंदर उन्होंने जो घोषणा की है, तो वही हमने 833 रुपये से 1000 रुपये बढ़ा दिया, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा राइडर लगा दिया कि ये कृषि उपभोक्ता जो सामान्य श्रेणी के हैं और जिनके मीटर लगे हुए हैं, सिर्फ मीटर उपभोक्ता को ही 1000 रुपया पर मंथ है जो सब्सिडी मिलेगी। तो बहुत सारे किसान, करीब 40 से 50% किसान ऐसे हैं जो फ्लैट रेट से बिलिंग जिनकी हो रही है, वो इन 1000 रुपये से वंचित रह जाएंगे। तो जो सरकार अभी है, कांग्रेस सरकार की भी किसानों के प्रति कोई ऐसी नीयत साफ नहीं है। वो भी किसानों के हित में किसी तरह का कोई ठोस प्रोग्राम नहीं बना पा रही है, ना राहत दे पा रही है। स्टेट में भी किसानों ने कर्ज माफी को लेकर आत्महत्याएँ की है और कर्ज माफी वाला भी किसानों के साथ में बहुत बड़ा अघोषित एक धोखा था कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर, और कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने 10 की गिनती लेके लोन माफी की बात की थी और कांग्रेस ने कहा था भाई हम किसानों का 2 लाख तक का लोन माफ़ करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि लोन माफ़ हुए 10,000, 20,000 और 12,000 या 5,000। वास्तविकता ही है कि जो उन्होंने लोन माफ़ किया है कोऑपरेटिव का, उस कोऑपरेटिव सिस्टम के अंदर किसी भी किसान को 2 लाख का लोन दिया ही नहीं जा रहा है। तो उनकी ये घोषणा हुई हम किसान को 2 लाख के लोन माफ़ करेंगे, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कांग्रेस पार्टी का। और 2 लाख की जगह उनको 2,000, 5,000, 3,000 का जो लोन माफ़ करके वाई लूट रही है। तो इन दोनों पार्टियों के इन झूठों वादों से किसान, गरीब, दलित, जवान और बेरोजगार सभी लोग त्रस्त हैं और वो सभी लोग राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब की तरफ देख रहे हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन सभी मुद्दों को लेकर अभी आज सुजानगढ़ में आपके सामने आए हैं। सुजानगढ़ और चारों विधानसभा के एक मजबूत प्रत्याशी देकर हम मजबूती के साथ में चारों चुनाव लड़ेंगे, ये हमारे पार्टी के सुप्रीमो का डिसीजन है। पुखराज जी, जैसे कि स्थानीय स्तर पर पार्टी की कार्यकारिणी नहीं है, तो किस तरीके से चुनाव में टीम क्रिएट की जाएगी चुनाव लड़ने में? पार्टी की लेकर जिला स्तर की कार्यकारिणी हमारे बनी हुई है, ब्लॉक स्तर की है, वो भी हम जल्दी इसकी घोषणा कर देंगे। और संगठन हमारा जो पंचायत समिति स्तर पर संगठन का वो हो जाएगा और मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमारे हर ब्लॉक में, हर पंचायत समिति स्तर पर, हर गांव में हमारे युवा, जवान, किसान, दलित सारे लोग से जुड़े हुए हैं हम लोगों से, और हम मजबूती से हर वर्ग को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। 60वां में होने वाले कार्यक्रम के बारे में बताएं। 60वां में जो आपका सम्मेलन हो रहा है उसके बारे में बताएं। 60वां में जो युवा सम्मेलन हो रहा है उसमें 7 तारीख को हमारे पार्टी के सुप्रीमो
हनुमान जी पानीवाल साहब संबोधित करेंगे और उसमें यही मुद्दे हैं, विशेष करके युवाओं के बेरोजगारी से संबंधित और सरकार जितनी भी भर्तियाँ निकाली है और जो पिछले बजट में घोषणा की है, चाहे इस बजट में की है, लेकिन अब पूरा इस 2 साल के अंदर एक भी भर्ती सरकार की सही तरीके से नहीं हो पाई। या तो समय पे उन्होंने भर्तियाँ नहीं निकाली तो सही टाइम पे एग्ज़ाम नहीं हुए, और अगर एग्ज़ाम हुए तो सही समय पर रिजल्ट नहीं आए, और रिजल्ट आ गया तो उस रिजल्ट में कोर्ट में स्टे आ गया। तो ये सारे जो घटनाक्रम है वो ये इंगित करता है कि जो सरकार ने अपना एक सिस्टम बना रखा है RPSC का या कर्मचारी चयन आयोग का, उस सिस्टम में कहीं न कहीं खामी है, उस सिस्टम में गड़बड़ है। जब तक उस सिस्टम में कोई आमूल परिवर्तन नहीं होगा, जब तक ये जो बेरोजगार है इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, उनको नौकरियां नहीं मिलेगी। कांग्रेस लगातार घोषणाएं कर रही सिर्फ सुजानगढ़ के लिए अलग से, जबकि इतने साल कुछ नहीं हुआ सुजानगढ़ के लिए, लगातार चुनाव को देखकर घोषणाएं की जा रही है। आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? ऐसा है, मैं समझता हूँ आज की तारीख में बेरोजगार युवा, किसान, सभी लोग आपके चौथे स्तंभ के माध्यम से सब लोग जागरूक हैं और सब लोग जानते हैं कि जो अभी घोषणाएं हो रही है वो सिर्फ लोगों को लुभावने वादे हैं। ये वादे कभी उनके पूरे नहीं होंगे। उनको वोट लेना है और वोट लेने के बाद में फिर लोगों की सुध नहीं लेंगे, इसलिए फालतू ही ये घोषणा कर रहे हैं। लोगों के बुरला कर उनसे वोट लेने की उनकी नीति है। बाकी अगर यही कांग्रेस 50 साल तक अगर गांव गरीब और किसान का ध्यान रखती तो मेरे हिसाब से आज स्थिति ये नहीं होती कि देश की सरकार बनाने वाले 70% है वो किसान है, और सरकार जब बनती है अभी वोट है, वोटों के टाइम में हर नेता, चाहे प्रधानमंत्री जी हो चाहे मुख्यमंत्री जी हो, वो अपने भाषण में किसानों को, वोटर्स को, आम पब्लिक को माई बाप, अन्नदाता, पता नहीं क्या क्या उपाधियों से नवाजते हैं। और जब वापस किसान की या गरीब की, दलित की, जवान की जब बारी आती है मांगने की, जब आप देख रहे हो पिछले 3 महीने से ये अन्नदाता भूमि पुत्र है जो सड़क पर बैठे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। तो सुजानगढ़ के लिए RLP का क्या एजेंडा है? RLP सुजानगढ़ क्षेत्र के लिए देखिए, RLP का जो एजेंडा है बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे पास में जो मुद्दे हैं, राजस्थान टोल फ्री हो, बिजली मुफ्त मिले, बेरोजगारों को भत्ता मिले। RLP ने बेरोजगारी ये जो भत्ते की बात की थी वो 10,000 की थी, लेकिन इन्होंने 3,500 की घोषणा करने के बाद भी आज भी जो बेरोजगार हैं उनके 30% बेरोजगारों को ही भत्ता दिया जा रहा है। तो RLP का एजेंडा ये रहेगा कि 100% जो बेरोजगार हैं, रजिस्टर्ड है, उनको सभी लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिले, किसानों को मुफ्त बिजली मिले, और जो सरकार ने अभी घोषणा की है सब्सिडी की, वो मीटर्ड और प्लेट रेट सभी उपभोक्ताओं को उसका फ़ायदा मिले। ये पीने का शुद्ध पानी गांव और टानी तक पहुँचे और सभी लोगों को जो ये लाइट पानी की सुविधा है उस डाली तक किसान को मिले। सरकार में आप है नहीं, सरकार में नहीं है। सरकार की क्या स्थिति है आप लोगों से सानी थोड़ी है। सरकार ने 2 साल में क्या किया? लोकतंत्र के अंदर जो लड़ता है ना वो प्राप्त करता है। हम पहले भी हम सड़क पे लड़ रहे थे और यहाँ सरकार चाहे किसी की हो, धरातल पर हम लड़ेंगे। यहाँ का युवा, यहाँ का किसान हमारे साथ है तो सरकार को हम झुका के यहाँ विकास के काम करा लेंगे, वो हमें आता है। आप इसका उदाहरण क्यों सर के अंदर आप कभी आप लोगों को सबको भ्रमण भी कराएंगे कभी मौका मिला तो आप देखना, विपक्ष में रहते हुए भी क्यों सर के प्रत्येक गांव और ढाणी तक मीठा पानी, बिजली की व्यवस्था और सड़कों की व्यवस्था गांव ढाणी तक हमने कैसे की, काम कराना हमें आता है। अभी सरकार में ये सही बात है कि ये सीट यदि हम जीत गए तो हम सरकार में नहीं आएंगे, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन विकास के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति की जरूरत है, सरकार में रहने की जरूरत नहीं है। सरकार में रहने की जरूरत होती है तो फिर घोषणाएं सुजानगढ़ के लिए अब क्यों हुई आप बताएं, हो जाती पहले ही। आप मुझे बताइए, कन्या महाविद्यालय जो है वो सुजानगढ़ को अब मिला,
इसका मतलब प्रदेश में कन्या महाविद्यालय खुलवाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको? क्या सरकार की भी ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि भाई आप जब समानता की बात कर रहे हो, महिला पुरुष में समानता की बात कर रहे हो, तो महिला शिक्षा को भी पहले ही बढ़ावा देना चाहिए था। लेकिन अब चारों जो दिवंगत हमारे जो सम्मानीय जो साथी हैं, उनके गुजर जाने के बाद उनके वहाँ कन्या महाविद्यालय खोलना, इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है कार्ड सर। खेला जा रहा है सिर्फ। ये मतलब आपका इमोशनल कार्ड ही और Emotional ही है क्या? और आप मुझे एक बात बताइए कि नए कॉलेज खोले जा रहे हैं, लेकिन पद तो पहले ही 40% ही भरे, 60% पद पहले ही खाली है। जब तक आप कोई प्रोफेसर, लेक्चरर या जो उच्च शिक्षा के अंदर जो बाकी की जो फैकल्टी है उनकी भर्ती नहीं करोगे तो नया खोल के क्या कर लोगे आप? आज भी 40% से ज़्यादा कॉलेज जो खोले हैं पहले, वो भवनविहीन है, वो एक एक कमरे के अंदर चल रहे हैं। तो आप कौन सी, ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ सरकारें जो है वो निजीकरण को बढ़ावा देने की ओर अग्रसर है। क्या जो सरकारी जो सिस्टम है वो कैसे फेल हो? आप एक स्कूल के अंदर आप उतनी स्कूल या कॉलेज खोलो ना जितनी आपके पास क्षमता है। आपने 20 स्कूल खोल दिए, आपके पास स्टाफ नहीं है, आप जगह जगह स्टाफ लगा के और वो जो अच्छी जो स्कूल चल रही है उसको और बंद कर दोगे आप, तो ये कहीं ना कहीं ये निजीकरण की ओर बढ़ावा देने का सरकार और कॉरपोरेट जो घराने हैं उनकी मिली भगती कहूँगा मैं तो इसको, इसके अलावा कुछ नहीं है। कॉर्पोरेट घराने से